आज हम किसी भी क्रिमिनल केस के क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर कुछ मूलभूत सवालों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार होंगे। पहली बात, क्या किसी केस का क्रॉस एग्जामिनेशन उसमें लगाए गए सेक्शन पर निर्भर करता है? दूसरी बात है, किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तीसरा पॉइंट है, सब गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन बिगड़ जाने पर भी क्या केवल आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन से उस केस को संभाला जा सकता है और आरोपी को बरी करवाया जा सकता है? अंतिम बिंदु होगा पुलिस आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन से केस को संभालने की यह विधि क्रमशः क्या है, इसको कैसे किया जाना चाहिए। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जाते हुए एक छोटी सी जगह हमीरगढ़ आता है। बस अड्डे से पहले एक शराब की दुकान पर किसी ने दयाल की खोपड़ी में पिस्तौल से गोली मार दी थी। थोड़ी देर में संजय ने लिखित तहरीर दी थी कि मेरा साला दयाल घर जाने के रास्ते पर रोजाना ही ठेके पर बैठकर दारू पिया करता था। आज किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि 8:35 पर उसको गोली मार दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो ना कोई चश्मदीद गवाह मिला और ना कोई सुराग मिला। एक सप्ताह के बाद संजय ने दूसरी लिखित सूचना दी कि मृतक दयाल का रुपये के लेन देन पर अनूप के साथ झगड़ा चल रहा था और मेरे सामने अनूप ने दयाल को धमकी भी दी थी, तो मुझे शक है कि अनूप ने ही दयाल को गोली मारकर उसकी हत्या की है। यह जानकारी मिलने पर पुलिस ने अनूप को पकड़ लिया तो अनूप ने, जैसा कि पुलिस आमतौर से करवा लेती है, हथियार की 27 एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी करवा दी। पुलिस ने चालान फाइल कर दिया। फायर आर्म्स का मुकदमा चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी होती है, लेकिन यह चालान बिना परमिशन के ही फाइल किया गया था। पुलिस ने अपने तौर पर कुछ एक चश्मदीद गवाह केस में डाल दिए थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सब कार्रवाइयां संजय द्वारा एक सप्ताह बाद दी गई सूचना के आधार पर की जा रही थी। जब हम तक यह केस आया तब तक सारे चश्मदीद गवाह व अन्य गवाह एग्जामिन हो चुके थे और प्रोसिक्यूशन केस मजबूती के साथ जस का तस खड़ा हुआ था, आरोपी के ऊपर थ्रेट बनकर तैयार थी। तो उस केस की तैयारी में जो कुछ किया गया वही इस वीडियो का आधार है। यह हम सब यंग एडवोकेट्स की साझी समस्या है कि हमें अनेक बिगड़े हुए केस प्राप्त होते हैं, अपनी अंतिम अवस्था में प्राप्त होते हैं। सभी गवाह पहले से एग्जामिन हो चुके होते हैं और हमें मुश्किल से कोई एक आध गवाह बाद में मिलता है। ऐसे अनेक केसेस हम सभी के पास आते हैं। ऐसे केसेस में आरोपी को बचा पाने के बहुत सीमित अवसर मिल पाते हैं। यही समस्या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स की भी होती है। उन्हें बहुत बाद में पता चल पाता है कि उनका केस तो खराब किया जा चुका है। जब वे नए एडवोकेट के पास जाते हैं तो नया एडवोकेट कहते हैं कि साहब ये तो आप क्या करके ले आए हो, सारा केस खराब करवा लिया। तो इस केस में भी एक पहलू तो 311 की एप्लीकेशन वगैरह का था जो अलग से करना ही था, लेकिन मुख्य चिंता यह थी कि अकेले आईओ के क्रॉस के बल पर आरोपी को सजा से कैसे बचाया जाए। ऐसे में हमें हमारा अचूक हथियार याद आया, रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हमारी पहले भी 1-2 वीडियोस पड़ी हुई हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देने का प्रयास करेंगे। तो हम अपना पहला सवाल लेते हैं कि किसी क्रिमिनल केस में किया जाने वाला क्रॉस एग्जामिनेशन क्या उस केस में लगाए गए सेक्शंस पर निर्भर करता है? क्या मर्डर के लिए अलग से क्रॉस एग्जामिनेशन होना है और क्या जेब काटने के लिए अलग से क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, या क्या अपहरण के लिए अलग से क्रॉस एग्जामिनेशन होना है? यह हम जानने का प्रयास करेंगे। क्रॉस उस गवाह का होता है जिसे केस के तथ्यों के बारे में जानकारी होती है। ये गवाह केस की घटनाओं के तथ्य रिकॉर्ड पर लेकर आते हैं, लेकिन अपराध की परिभाषा, अपराध बनता है या नहीं बनता है, यह कसौटी तो कानून के सेक्शन में दी गई होती है। प्रोसिक्यूशन कहता है कि गवाहों द्वारा बताए गए तथ्यों से अपराध बनता हुआ नजर आता है। डिफेंस कहता है कि नहीं, रिकॉर्ड पर आए हुए तथ्यों से अपराध बन नहीं पा रहा है, आरोपी का उससे कोई संबंध नहीं है, अतः इसको छोड़ा जाए। जो भी क्रॉस, डिफेंस काउंसिल के हाथ में जो भी क्रॉस यह दिखा सके कि दिए गए तथ्यों से जो गवाह लेकर आए हैं उनसे अपराध नहीं बनता है, तो वही सही क्रॉस होता है। इस तरह अपराध का सेक्शन कोई भी हो, सही क्रॉस को अपराध का तथा गवाह द्वारा बताए गए तथ्यों का संबंध तोड़ देना होता है।
इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा तैयार किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों में कानून के प्रावधान बहुत कुशलता के साथ उसी के भीतर बुन दिए जाते हैं जो गवाह को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जवाब फाइनल आर्गुमेंट्स के समय जब कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो वे बहुत उपयोगी हो जाते हैं। उससे यह दिखाई देता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाई थी। इससे आरोपी को कोर्ट के जजमेंट में कानूनी लाभ मिलता है और वह आसानी से बरी हो जाता है। उसका जीवन अदालतों व अपीलों में नष्ट नहीं होता है। आप भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इंडियन लीगल सिस्टम की उच्च दक्षताओं का उपयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सफल होने के लिए कुछ चीजें निर्धारित हैं या उसके लिए कुल मिलाकर क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं कि हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन सफल हो जाए? क्रॉस के सफल होने के लिए डिफेंस काउंसिल की यह कानूनी समझ जरूरी होती है कि वे कौन कौन से सवाल उठाएं, जो बताए गए तथ्य हैं उनमें से किन किन तथ्यों को नकारें ताकि अपराध की परिभाषा पूरी ना हो पाए, ताकि अपराध और अपराधी का संबंध, आरोप और आरोपी का संबंध तोड़ा जा सके। डिफेंस काउंसिल का यह अनुभव होना भी जरूरी है कि वे सवाल किस शैली में पूछे जाएं कि गवाह अपनी अनिच्छा के बावजूद भी वही उत्तर दे जो डिफेंस काउंसिल चाहते हैं कि गवाह बोले। क्रॉस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए जरूरी है कि एडवोकेट को लंबा अनुभव हो, क्योंकि बिना अनुभव के आप आरोपी व आरोप के संबंध को तोड़ नहीं पाएंगे। सवाल है, सब गवाहों का क्रॉस बिगड़ने पर भी क्या केवल आईओ के क्रॉस से केस को संभाला जा सकता है? और हमारा इसमें उत्तर होगा हाँ, सब गवाहों का क्रॉस बिगड़ने पर भी केवल आईओ के क्रॉस से पूरे केस को संभाला जा सकता है। और इसका एक कारण है। कारण सीआरपीसी और बीएनएसएस में दी गई प्रक्रिया है। कोई गवाह खुद से आकर केस फाइल में चिपक तो नहीं जाता है, उसको आईओ केस फाइल में लेकर आता है, साथ में उसके बयान, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके ओपिनियन, आदेश, इन सब को भी लगाता है। दूसरे गवाहों के साथ इस गवाह के संबंध को भी आईओ ही परिभाषित करता है। इस तरह गवाह ने क्या दिया यह गवाह बताता है और आईओ ने क्या लिया यह बात आईओ बताता है। यदि जो गवाह ने दिया है और जो आईओ ने लिया है दोनों समान हैं, तो प्रोसिक्यूशन का आरोप साबित हो जाएगा। और यदि ये दोनों समान नहीं है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में अंतर है और उस अंतर को दिखा दिया जाए, तो डिफेंस आरोपी को बचा ले जाएगा। सारा गेम यही होता है। सवाल है, यह विधि काम कैसे करती है? इस विधि के काम करने को धीरे धीरे समझना होगा, अनुभव के साथ सीखना भी होगा। गवाह ने बताया कि मेरे मृतक साले और आरोपी के बीच लेन देन का मसला था। रुपये ना मिलने पर आरोपी ने गोली चलाकर मृतक की हत्या कर दी। हमें केस मिलने से पहले तक पूरा क्रॉस बिगड़ चुका था, हमने आपको बता ही दिया है। तो हमने आईओ का रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया। हमने आईओ से पूछा, क्या संजय गवाह जिसने सबसे पहले तहरीर दी थी, क्या संजय गवाह ने आपको किसी रुपये पैसे की रसीद, कोई करार, पुलिस या कोर्ट की कोई कंप्लेंट दिखाई थी कि मृतक और आरोपी का कोई लेन देन का मसला बकाया था या चल रहा था या झगड़ा था? इस तरह के क्रॉस में फाइल को देखने के बाद आप पहले से ही जानते हो कि आईओ अपने उत्तरों में क्या स्वीकार करने वाला है और क्या अस्वीकार करने वाला है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वहां लगा नहीं होता आईओ कह नहीं सकता कि मैंने वह डॉक्यूमेंट लिया था। जो उत्तर उसमें लिखा नहीं होता आईओ कह नहीं सकता कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में वह पूछा था। तो इस तरह आईओ वास्तव में तथ्यों और कानून के फंदे में बंधा हुआ एक गवाह होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसके किस किस मर्म स्थल पर यह कानून का और तथ्यों का फंदा कसा हुआ है, ताकि आप खींचे और वह आईओ आपकी भाषा बोलना शुरू कर दे। हमने आगे पूछा, क्या संजय गवाह ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसको देखकर आपने अनूप को मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया था? जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। वही हमने पूछा इससे। हमने आगे पूछा, क्या आपने आरोपी अनूप की गिरफ्तारी के बाद भी ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढने की कोशिश की जिससे तस्दीक होता हो कि मृतक और आरोपी के बीच में कोई पुराना झगड़ा चल रहा था, कोई रुपयों का लेन देन बाकी था या कोई किसी अन्य किस्म का विवाद था?
हम आईओ से निरंतर सवाल पूछ रहे थे, यदि रुपये का लेन देन कथित घटना से भी पुराना था तो क्या आपने संजय गवाह से पूछा कि यह बात उसे घटना के एक सप्ताह बाद क्यों याद आई थी? क्या आपने संजय गवाह की पत्नी को भी इंटरोगेट किया था कि उसके मृतक भाई और आरोपी के बीच कितने पैसे को लेकर विवाद था, किस सौदे में विवाद पैदा हुआ था, किस दिन दिनांक और समय को विवाद पैदा हुआ था, अब तक उस विवाद के संबंध में क्या क्या प्रगति हो चुकी थी? यही बात हमने आईओ से संजय गवाह के लड़के के बारे में पूछी। क्या उसे इंटेरोगेट करके उसके मामा और आरोपी के बीच के विवाद की डिटेल्स को पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? वास्तव में गवाह चाहे कुछ भी गवाही दे गया हो, जो संजय गवाह था, चाहे वह कुछ भी गवाही दे गया हो, चाहे उसका क्रॉस कैसा भी रहा हो, हम तो कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह लाना चाह रहे थे कि इस मर्डर केस में आरोपी को आधारहीन रूप से साक्ष्य के बिना यहां इस आरोप में लपेट दिया गया है। न सिर्फ गिरफ्तारी से पहले एविडेंस का अभाव था, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लगा था। हम दिखाना चाहते थे कि गवाह संजय एक झूठा गवाह था और ऐसा कुछ बता रहा था जिसे उसके परिवार का कोई और दूसरा सदस्य बिल्कुल भी नहीं जानता था। हालांकि पूरा परिवार मृतक का निकट संबंधी था। गवाह संजय उसका जीजा था, उसकी पत्नी उसकी बहन थी और संजय का पुत्र उसका भांजा था। आप समझें, अपराध किताब में दी गई परिभाषा से पैदा होते हैं, तथ्य गवाहों की वाणी से निकलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके बीच में संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, समानता दिखाना चाहते हैं, और डिफेंस काउंसिल हनुमान जी की तरह इनके ही तेल से, इनके ही कपड़े से और इनकी ही ज्वाला से इन्हीं की लंका में आग लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आप लोग भी हनुमान जी की तरह ही विद्यावान, गुणी और चतुर बने, ताकि आप डिफेंस का मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट करके अपने घर वापस आ सकें, महान पूर्वजों की सीख अपने काम में लेकर आए। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।